दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइड। एनसीईआरटी फॉर ऑल के इस सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं भूगोल एक विषय के रूप में, हमने बात की ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के ऊपर हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, कौन कौन से सिद्धांत थे, एक तारक सिद्धांत क्या था, द्वैतारक सिद्धांत क्या था, और जो नवीन सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत जिसको द बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है वो क्या था। हमने इन सब मुद्दों पर बात की। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर कि किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग में चीज़ें हैं, क्या है वहाँ पे, किस तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थ का जो हम जब आंतरिक भागों की तरफ देखते हैं तो हमको किस तरीके से कौन कौन से हमारे पास सोर्स हैं जिनसे हमको पता लगता है कि पृथ्वी के अर्थ में क्या है, किस तरीके से कंडीशन है, इन सब बातों का आज हम अध्ययन करते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत अगर हम बात करें, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के सोर्स हैं। एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत, जिनको प्रत्यक्ष स्रोत या डायरेक्ट सोर्स भी बोलते हैं, एक है इनडायरेक्ट सोर्स जिनको अप्रत्यक्ष स्रोत बोलते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोत हालांकि हमारे पास इतना पुख्ता कुछ भी नहीं है, एक लिमिटेड गहराई तक की बातें हो रही हैं, माइनिंग की, ड्रिलिंग की। अगर हम माइनिंग की बात करें तो मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर की बात हो रही है, 3 से 4 किलोमीटर। और अगर हम ड्रिलिंग की बात करें, ये 3 से 4 किलोमीटर भी हमको जो माइनिंग दिख रही है वो दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खान है उनके ऊपर हमको इस तरीके से माइनिंग दिख रही है। और अगर हम ड्रिलिंग की बात करें, जो गहराई पर हमने महासागरों में ड्रिलिंग की है, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो आर्कटिक महासागर में किया है, तो कोला एक क्षेत्र है जहां पर मैक्सिमम 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग की है, मैक्सिमम 12 किलोमीटर की। लेकिन अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, पृथ्वी के आंतरिक भागों में कितनी गहराई है उसकी बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक गहराई है 6371 किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको ये 6370 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये 6371 किलोमीटर इतना है पृथ्वी की गहराई। तो इसके अगेंस्ट अगर हम 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर की बात करें कि हमने इतनी गहराई पे जाके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा लिया है, वहाँ पे किस तरीके की चट्टानें हैं इनका पता लगा लिया है, तो ये हमारे नॉलेज को बताता है कि हम अभी तक 6350 किलोमीटर या 6360 किलोमीटर के आसपास भी नहीं है। तो एक बहुत छोटा सा एरिया है और हमने माइनिंग की ही कितनी है, एक छोटे से एरिया में माइनिंग हुई है। तो लेकिन यह भी क्या है, एक प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत है। दूसरा है ज्वालामुखीयता। हम बात करेंगे इसके ऊपर, वॉल्केनिक एरप्शन से हम कैसे पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कैसी है, किस तरीके से हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो भी हमको मैग्मा निकलता है बाहर, जो लावा के रूप में बाहर आता है आंतरिक क्षेत्रों से, गर्म मैग्मा, वह किस तरीके से पृथ्वी पर आ रहा है और उसकी जो संरचना है वो कैसी संरचना है, इन सब बातों के ऊपर हम इस पर बात करते हैं। और हम देखते हैं कि ज्वालामुखीयता एक डायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। अगर हम इनडायरेक्ट सोर्स की बात करें तो वहाँ पे हमको तापमान में जो विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, घनत्व की विभिन्नता देखने को मिल रही है, दबाव किस तरीके से आंतरिक भागों में जाते हुए एक अप्रत्यक्ष सोर्स का काम कर रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर अगर हम बात करें तो जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन बोलता है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर CCM। इसको वो अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में बताता है। फिर भूकंपीय क्षेत्रों की हम बात करेंगे कि कैसे अर्थक्वेक जो है या सिस्मिक वेव हैं वह किस तरीके से पृथ्वी में अब उसकी आंतरिक संरचना को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। सिस्मोग्राफिक अध्ययन किस तरीके से हमको बताता है कि कहाँ पे कौन सी परत पृथ्वी के आंतरिक भागों में है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर उल्काएं, जिनको हम मेटियोर
बोलते हैं। तो ये मीटियोर्स किस तरीके से हमको हेल्प कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में, इसके ऊपर हम बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, वह जो मैग्नेटिक फील्ड है, वह किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर हमको बातें कर रहा है, किस तरीके से हमको बता रहा है, इन सब मुद्दों के ऊपर हम आज बातें करते हैं। तो अगर हम देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर बात करते हैं, तो पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी से संबंधित दो तरीके के कार्य हुए, एक हुए प्राथमिक कार्य और दूसरे हुए आधुनिक कार्य। प्राथमिक कार्यों में स्वेस का कार्य सबसे पहले था। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जिन जिन भागों में बांटा उन पर हम आगे बात करेंगे, और उसके बाद काम किया होम्स ने। तो ये थे प्राथमिक काम जो भूगर्भ की जानकारी हमको देते हैं। उसके बाद है आधुनिक कार्य या आधुनिक जो कंटेम्परेरी अगर हम देखें वर्क, तो उसमें ताप और दाब सिद्धांत, जिस पर हमने पहले ही बात की, या अप्रत्यक्ष सिद्धांत के रूप में ही, अप्रत्यक्ष सोर्स के रूप में ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए उसके ऊपर बात की। ज्वालामुखी क्रिया के ऊपर बात हुई कि ज्वालामुखी क्रिया किस तरीके से हमको बता रही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन हमको बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो अगर हम इन सारे सोर्सों के ऊपर बात करें, तो हम सबसे पहले हम बात करते, औरों पे बात होती है तो हम बात कर रहे हैं उल्का पिंड से, मीटियोर से। मीटियोर क्या है? हालांकि जब हमारे अंतरिक्ष से कभी मीटियोर पृथ्वी की सतह की तरफ गिरते हैं, तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही ये वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बहुत भारी होते हैं तो ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमको मेटियोर से दिखता है कि इसकी जो संरचनात्मक चीज़ें हैं, जो इसकी सेल्स हैं, जो इसकी रॉक्स हैं, वो किस तरीके से हैं। हमको फेरस और निकिल की जो इसमें प्रधानता देखने को मिलती है, उससे हम एक चीज़ का पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी कहीं ना कहीं निकिल और फेरस मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप हो रहा है। अब इस उल्का से हमको किस तरीके से पता लगा, क्योंकि उल्का भी उसी तरीके से बना है जिस तरीके से पृथ्वी, मीन्स उल्का इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, एंड अर्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में अगर हमको किसी मेटियोर की रासायन जो संरचनात्मक वैल्यूज हैं वो हमको देखने को मिल रही हैं, तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी तरीके की संरचना पृथ्वी की भी रही होगी। क्योंकि अगर कोई चीज लोहे या फेरस से बनी हुई है, निकिल से बनी हुई है, वह उसी का हिस्सा है। किसी फैमिली में दो लोग हैं, अब एक यहाँ से मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया चला गया वर्क करने, और एक यहीं पे है जहाँ पे वह इंडिया में कहीं पे काम कर रहा है। अगर हम उनका डीएनए देखेंगे, अगर हम उनके डीएनए के ऊपर बात करेंगे, तो जो आउट ऑफ इंडिया है उसका डीएनए भी वैसा ही होगा जैसा डीएनए इसका है। तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि वह जो पेरेंटिंग है, जो वह बच्चे हैं, वो जिस पेरेंट्स के जो इंडिया में रह रहा है उन्हीं पेरेंट्स का अगर वो है, तो जो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है उन्हीं पेरेंट्स से रिलेटेड वो भी है। तो ऐसे ही है कि हमको कहीं पे मेटियोर देखने को मिल रहा है, और मेटियोर की जो रॉक्स हैं वो हमको दिख रही हैं कि इसमें इस तरीके की रॉक्स मटेरियल हैं। तो हम उससे कहीं ना कहीं एक आइडिया हमको मिलता है कि अगर हम अर्थ के इंटीरियर में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी हमको इसी तरीके की रॉक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं किस तरीके से चीजें हुई हैं। स्वेस का वर्गीकरण देखें तो बेसिकली स्वेस था ऑस्ट्रेलिया के एक भूगर्भ शास्त्री से। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था सियाल परत, जिनको इन्होंने बोला कि सियाल परत ठोस परत है। इसमें इन्होंने बताया कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। तो सियाल परत के बाद स्वेस महोदय ने बोला कि एक सीमा परत है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की क्या है, अधिकता है। लेकिन यह कैसी परत है, तरल परत है, यह हमारे लिक्विड स्टेज में यह परत है। और उसके बाद नीफे परत की इन्होंने बात की, जिसमें बोला कि निकिल और फेरस की प्रधानता है, और इसको भी उन्होंने ठोस परत के रूप में बताया। और बताया कि पृथ्वी की गहराई पर जाते हुए हमको डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं वो देखने को मिलेंगे। यह था स्वेस का वर्गीकरण, और बहुत पहले इन्होंने यह काम किया था।
इसके बाद काम किया होम्स ने। होम्स ने क्या कहा कि पृथ्वी की बाह्य परत और आंतरिक परतों को इन्होंने दो भागों में बांटा। पहली परत को इन्होंने बोला क्रस्ट या भूपटल और दूसरी परत को इन्होंने बोला सबस्ट्रेटम या अधो स्तर। क्रस्ट को इन्होंने बोला कि इसमें टोटल सियाल है, पूरा सियाल परत है और अपर पार्ट ऑफ सीमा परत है, सीमा परत है। इसके ऊपर इन्होंने बात की कि सियाल पूरा है और अपर पार्ट ऑफ क्या है, सीमा है। तो इन्होंने बोला कि यह ठोस अवस्था में है और इसकी गहराई इन्होंने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास मानी। बोला जब 100 किलोमीटर से अंदर की ओर हम गहराई की ओर जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक सेमी लिक्विड तरल अर्ध तरल परत देखने को मिलती है जिसको इन्होंने सबस्ट्रेटम या अधो स्तर बोला इस अधो स्तर का जो निर्माण हुआ है वह सीमा के लोअर पार्ट प्लस निफे। तो यहाँ पे सियाल, सीमा और निफे जो तीन परतें बताई थी स्वेस ने, इन तीनों को ही इन्होंने यूज किया और बोला कि जो सियाल परत है और अपर पार्ट ऑफ सीमा परत है इससे बना बोला क्रस्ट, और जो लोअर पार्ट ऑफ सीमा और निफे है इससे इन्होंने बोला सबस्ट्रेटम, एक जो नई परत थी अधो स्तर वह बनी। तो इस तरीके से फिर इन्होंने अपने ही सिद्धांत में बताया कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे गहराई में जाने पर तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। और यह तापमान में जो भिन्नता है वह है कि जब हम 32 मीटर गहराई पे पहुंचते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और इसी तापमान की बढ़ने की वजह से जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह अर्ध तरल अवस्था में है। और 100 किलोमीटर जब यह पहुंचता है, अगर हम पर 32 मीटर पर देखें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है तो बोलता है 100 किलोमीटर की गहराई तक जाने तक चट्टानें अपने गलनांक बिंदु को, गलनांक जो बिंदु है जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उस मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेती हैं और इस मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेने से चट्टानें यहाँ पे पिघलाव की अवस्था में हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो काम हुआ वह काम हुआ ताप और दाब सिद्धांत के ऊपर। जो हमने बात की कि गहराई पर जाते हुए तापमान में अंतर आ रहा है, तो यह अंतर क्यों आ रहा है? अंतर आ रहा है दो कारणों से। पहला कारण है भूपटल का दबाव और दूसरा कारण है रेडियो सक्रिय तत्वों का विखंडन। अब दबाव क्या है? जैसे यह पृथ्वी की सतह है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे तो ऊपरी परत का दबाव निचले परत पे पड़ता है और उसका दबाव फिर निचले परत पे पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं तो दबाव के कारण यहाँ पे जो ताप है, ताप में वृद्धि होती है, दबाव के कारण तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है? कहीं पे यूरेनियम है, थोरियम है, बोरियम है, लिथियम है। तो जब इनमें इनके कणों का क्या होता है? विखंडन होता है। तो यहाँ पे जब नाभिकीय विखंडन होता है रेडियो सक्रिय पदार्थों में, तो जब एक कण आप रिएक्शन करते हैं, जब दो कण, तो उससे नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हुए तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आ गया होगा कि पृथ्वी की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान बढ़ रहा है प्रति 32 मीटर पे, वह क्यों बढ़ रहा है? उसके बढ़ने के दो कारण हैं। एक तो है भूपटल का दबाव, ऊपरी परत का निचली परत के ऊपर दबाव, और दूसरा है रेडियो सक्रिय तत्वों का जो विखंडन है। इन दो वजहों से पृथ्वी के आंतरिक भागों पर जाते हुए तापमान में क्या आती है? वृद्धि होती है। अब जब तापमान में वृद्धि हो रही है, एक डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की गहराई से जाते हुए जब वृद्धि हो रही है, तो क्या होती हैं? लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर जाते जाते चट्टानें क्या करती हैं? अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त कर लेती हैं, मेल्टिंग स्टेज को प्राप्त कर लेती हैं, जिससे चट्टानें क्या होती हैं? अर्ध तरल अवस्था में, जिसको हम सेमी लिक्विड स्टेज बोलते हैं। नाइदर यह सॉलिड है और नॉर यह क्या है? लिक्विड है। ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है। तो ये मिक्स रूप है। जैसे आपने कभी मकान बनते हुए देखा है, तो जो मकान बनाते समय जो रेता, सीमेंट और पानी का जो मिक्सचर है
वही मिक्सचर यहाँ पे चट्टानों के आंतरिक भागों में देखने को मिलता है, लेकिन वह क्या है, अत्यंत तप्त अवस्था में है। तो यह मिक्सचर जहाँ को देखने को मिलता है वह कहलाता है प्लास्टिक दुर्बलता मंडल या प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर। प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर ही वह जोन है जहाँ से क्या होती है, ज्वालामुखी क्रिया से मैग्मा का उद्गार होता है। जो भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बाहर निकलता है ज्वालामुखी के रूप में मैग्मा, उस मैग्मा की जो उत्पत्ति होती है वो यहीं पे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल में होती है। अब ये प्लास्टिक दुर्बलता मंडल कहाँ पे है, यह है 100 से 200 किलोमीटर के बीच का यह जो क्षेत्र है, पृथ्वी की सतह है, सतह से 100 से 200 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को कहते हैं प्लास्टिक दुर्बलता मंडल। दुर्बलता का मतलब क्या है, चट्टानें यहाँ पे ठोस अवस्था में देखने को नहीं मिलती हैं, अर्ध तरल अवस्था में। और अर्ध तरलता की स्थिति है, क्यों है, क्योंकि गहराई पर जाते हुए तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में हमको वृद्धि देखने को मिलती है। इस सिद्धांत से यह पता लगता है कि जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पदार्थों का जो घनत्व है वह भी बढ़ता है। अब घनत्व का क्या मतलब है, घनत्व का मतलब है एक इकाई क्षेत्र में अगर हम इसको एक घन क्षेत्र माने, इस एक घन क्षेत्र में जो हमारे पास मटेरियल है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जब हमको कोई क्या मिल रहा है, वहाँ पे जो भी तत्व हमको मिल रहे हैं वह है उसकी गहराई, तो घनत्व वह है उसका घनत्व। तो घनत्व क्या है, घनत्व को अगर हम इजी भाषा में समझें तो हम समझते हैं कि कितनी जटिलता से कोई तत्व एक दूसरे से जुड़ा है, हाउ टाइटली द मैटर विथ ईच अदर, जॉइंट विथ ईच अदर। तो यह हमको बताता है। तो इससे हमको पता लगता है कि जैसे जैसे हम गहराई पे जा रहे हैं, अगर इसी गहराई, इसी वृद्धि से, इसी गति से अगर तापमान में वृद्धि होती तो फिर हमारा पूरा जो आंतरिक भाग है, जो क्रोड़ भाग है, जो कोर भाग है पृथ्वी का, यह किस अवस्था में होना था, पूरा हमको मिलता कि यह तरल अवस्था में होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसका क्या है, ठोस अवस्था में है। मेंटल से नीचे ही अगर हम देखेंगे तो ठोस अवस्था में है। इस सब की बातें हमको कहाँ से पता लगेंगी, सिस्मोग्राफिक अध्ययन, जो मैं आगे बातें आपसे करने जा रहा हूँ, जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज द सिस्मोग्राफिक स्टडी, वो हमको क्या बताती है। तो उससे हमें पता लगता है कि यह गति सेम नहीं है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पर जाने पर जो तापमान बढ़ने की दर है, यह पूरा एक ही जैसी नहीं है। नहीं होने का जो प्रमुख कारण है वह है घनत्व में डिफरेंसेस। जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं, घनत्व भी क्या होने लगता है, पदार्थों का बदलने लगता है। घनत्व क्यों बदल रहा है, फिर वही भूमंडलीय दबाव, क्योंकि दबाव ही क्या कर रहा है, एक तत्व को दूसरे तत्व के ऊपर दबाव से हमारा जो सबसे नीचे वाला तत्व है या पदार्थ है वो क्या है, अत्यधिक दबाव की स्थिति में है यह पदार्थ, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका गलनांक बिंदु है वह कम है। तो गलनांक बिंदु अधिक है, हमारा इसका गलनांक बिंदु अधिक है। तो गलनांक बिंदु अधिक होने का कारण क्या है, घनत्व में डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया की। अब ज्वालामुखी क्रिया से क्या होता है इसको समझते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से हमको जानकारी मिलती है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है उसमें क्या है, उच्च तापमान है। उच्च तापमान की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर चट्टानें पिघलकर लावा का निर्माण कर रही हैं। अगर गहराई पे जा रहे हैं, तापमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, तो कोई चट्टान नीचे जाके कैसे मेल्ट हो जाती, कोई कारण ही नहीं था नीचे जाके मेल्ट होने का। नीचे जाके अगर कोई चट्टान मेल्ट हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम आगे पढ़ेंगे उससे हमें पता लगेगा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के आसपास आती हैं तो एक प्लेट जिसका क्षेपण होता है, जिसका सबडक्शन होता है, इस प्लेट में क्या होता है, इस प्लेट में जो क्षेपित प्लेट होती है उसका अगला हिस्सा अधिक गहराई पर जाने पर मेल्ट हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव
प्लेट बाउंड्री इसको बोला जाता है। तो गहराई पे जाने पे कोई चट्टान पिघल जा रही है, वहाँ पर वो मैग्मा का निर्माण कर रही है और वही मैग्मा फिर बाहर आ रहा है जो लावा और लावा से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण कर रहा है। तो यह बात हमें कहाँ से पता लगी? हमको ज्वालामुखी क्रिया से यह बात पता लगी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसी स्थिति है जहाँ से मैग्मा निकल रहा है बाहर। मैग्मा चैम्बर है कहीं पे, तो वो मैग्मा चैम्बर कैसे बना? वह मैग्मा चैम्बर बना है तापमान की उच्चता से, तापमान की अधिकता से। अब यह उच्च तापमान क्यों आया? फिर उसी के दो कारण जो मैंने आपको बताया था। एक तो क्या था? दबाव, कि ऊपरी परत निचली परत को दबाव डाल रही है, तो दबाव से निचली परत में क्या हो रही है? गहराई पर जाते हुए ताप में वृद्धि हो रही है। और दूसरा कारण क्या है? रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उनका विघटन हो रहा है। उस वजह से हमको क्या देखने को मिल रही हैं? हमको ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं बेसिकली बहुत जटिल होती हैं, लेकिन हम अगर नॉर्मली देखें तो ज्वालामुखी उद्गार दो तरीके से होता है। एक होता है आंतरिक और एक होता है आंतरिक क्रिया जिसको हम बोल लेंगे, एक होता है बाह्य। तो आंतरिक का मतलब है ऐसा जलवायु ज्वालामुखी कंडीशन जिसमें चट्टान सतह से बाहर लावा नहीं आ पाता, मैग्मा नहीं आ पाता और यहीं पर कुछ न कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करते रहता है। और दूसरा है बाहर, जब ज्वालामुखी क्या कर दे रहा है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है कोलेरा क्रेटर, जहाँ पर आपको दिख रहा है, यही क्रेटर में जब अधिक विस्फोट होने लगते हैं तो यही कॉल्डेरा बनने लगता है। तो यह कंडीशन कैसी है? यह बाह्य ज्वालामुखी की कंडीशन है, ठीक है। यह एक्सटीरियर पे बात हो रही है, लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया इंटीरियर में अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। मैग्मा चैम्बर से जब ऊपर की ओर मैग्मा निकलता है तो चट्टानों में जो फ्रैक्चर्स हैं, इन फ्रैक्चर के सहारे क्या हो जाता है? वह मैग्मा जमने लगता है, वह मैग्मा घुस जाता है बहुत, क्योंकि बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह कैसा है? अर्ध तरल अवस्था में है या तरल अवस्था में है? किसी भी अवस्था का हमको पता लग रहा है, क्योंकि यह किस तरीके से निकल रहा है? मैग्मा सेमी लिक्विड अवस्था के रूप में बाहर निकल रहा है। तो यह कंडीशन है ज्वालामुखी की। ज्वालामुखीता से हमको इस तरीके की बातें पता चलती हैं कि उद्गार से निकलने वाला जो लावा है उसके दो स्रोत हैं। वह प्रत्यक्ष स्रोत है जिसमें लावा निकलता है, ठीक है। तो और उसके अप्रत्यक्ष रूप में अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और हमको देखने को मिलती हैं, जैसे जो उसके चट्टानी कण हैं जिनको पायरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो चट्टानी कण टूट के बाहर निकलते हैं उनको बोलते हैं पायरोक्लास्ट, ठीक है। पायरोक्लास्ट चट्टानी कण, जो बड़े बड़े चट्टानी कण जब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान यह इस सतह को तोड़ता है और इस सतह से के आसपास जो चट्टानी कण थे वो जब निकलते हैं बाहर गिरते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पायरोक्लास्ट, ठीक है। इस चट्टानी कणों को ही पायरोक्लास्ट बोला जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान क्या है? अभी भी सीमित है। अब ज्वालामुखी भी कोई पृथ्वी के केंद्र से तो आ नहीं रहा है, वह भी एक, मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लास्टिक दुर्बलता मंडल है 100 से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है वहां से मैग्मा बाहर आ रहा है। तो उसके बाद भी अभी भी 5000-6000 से अधिक गहराई का हमको पता ही नहीं लग रहा है। इस गहराई का पता लगाने के लिए फिर जाके आगे अध्ययन हुआ और वह अध्ययन हुआ सिस्मोग्राफिक अध्ययन, जिसको हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर अध्ययन की बात को स्वीकारते हैं। तो सिस्मोग्राफिक अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है? भूकंप मूल बोलते हैं जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। फोकस पॉइंट मीन्स जैसे यह पृथ्वी की सतह है और यह आंतरिक गहराई पर जाते हुए यहाँ से भूकंप की जो एनर्जी है वह जब रिलीज होती है तो दिस नोन एज फोकस। इसी को हम बोल रहे हैं भूकंप का जो फोकस है या उद्गार है, उत्पत्ति बिंदु। यहाँ से जो पहला पॉइंट जहाँ पे सबसे पहले भूकंप हमको फील होता है, मीन्स
फोकस से वह शॉर्टेस्ट दूरी जहाँ पे हमको सबसे पहले क्या फील हो रहा है, भूकंप फील हो रहा है, इसी को बोलते हैं अधिकेंद्र। वह शॉर्टेस्ट दूरी जो फोकस से सतह के बीच में है, तो इस अधिकेंद्र में, तो इस अधिकेंद्र से हम एपिसेंटर जिसको बोलते हैं, इस एपिसेंटर पे हमको देखने को मिल रहा है कि भूकंप की जो तरंगे हैं वो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की दिशा एवं गति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सिस्मोग्राफिक अध्ययन के ऊपर, कि उनकी दिशा किस दिशा में हो रही है और उनकी गति कैसी है। तो गति और दिशा की जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफिक अध्ययन। तो भूकंपीय तरंगों की गति माध्यम के घनत्व एवं अवस्था से प्रभावित होते हैं। माध्यम का घनत्व का मतलब जो पदार्थ की अवस्था है, ठीक है, और पदार्थ का जो घनत्व है, उन दोनों से, पदार्थ की अवस्था और पदार्थ का जो क्या है, घनत्व है, इन दोनों से भूकंप के तरंगों की जो गति है वह निर्भर करती है। अगर हम ठोस में बात करें तो ठोस में इसकी गति सर्वाधिक होती है। अगर हम लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में भूकंपीय तरंगों की गति सबसे कम होती है, और सेमी लिक्विड में माध्यम रूप में देखने को हमको मिलती है। तो इससे हमको जब सिस्मोग्राफिक अध्ययन, सिस्मोग्राफ पर जब अध्ययन किया गया तो उससे हमको पता लगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में आखिर है क्या, किस तरीके की कंडीशन है, किस तरीके से पृथ्वी का आंतरिक भाग हमको देखने को मिल रहा है। तो यह पता लगा तरंगों की गति से, क्योंकि तरंगों की गति माध्यम, जो पदार्थ का माध्यम है, जो पदार्थ की अवस्था है और जो उसका घनत्व है, उसमें कैसे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, यह हमको भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पता लगा। घनत्व में वृद्धि के साथ क्या होता है, जैसे जैसे किसी सतह में हमको घनत्व अधिक देखने को मिलता है, तो जो गति है, जो भूकंपीय तरंगों की गति है वह भी अधिक है। मीन्स अधिक घनत्व का गति के साथ क्या है, सीधा संबंध है। जैसे जैसे पदार्थ का घनत्व बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी भूकंपीय जो तरंगें हैं उनकी भी गति बढ़ती है। तो इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में देखा गया, और वह 3 भाग थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर को जो उन्होंने देखा कि यह आउटर कोर है और एक इनर कोर है। इसको हम आगे समझते हैं किस तरीके से कंडीशन है। तो जो सिस्मिक वेव्स की बात हुई, सिस्मिक वेव है बेसिकली 2 तरीके की, एक है बॉडी वेव्स और दूसरे को बोलते हैं हम सरफेस वेव। बॉडी वेव को ही भूगर्भिक तरंगें बोलते हैं और सरफेस वेव को धरातलीय तरंगें बोलते हैं। तो सबसे पहले उत्पन्न होती हैं बॉडी वेव। बॉडी वेव का मतलब फोकस से उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी है, ठीक है, यही फोकस से उत्पन्न होने वाली एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं बॉडी वेव्स। सो बॉडी वेव्स 2 तरीके की होती है, एक होती है पी वेव्स और दूसरी होती है एस वेव, प्राइमरी तरंगे और द्वितीयक तरंगे। और धरातलीय तरंगे जो सरफेस तरंग होती हैं ये भी 2 तरीके की हैं, एक को बोलते हैं आर वेव और एक है एल वेव, बेसिकली रेले वेव और लब वेव इनको बोला जाता है। आइए इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। इसमें आप इस चित्र में आप देख पा रहे हो, पहुंचने के समय के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हम बॉडी वेव की बात कर रहे हैं जो 2 तरीके के हैं, एक है पी तरंग और दूसरी है एस तरंग। तो फोकस से सबसे पहले जो पहुंचती है वह पहुंचती है पी तरंग, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। तो फोकस से अधिकेंद्र पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग ही क्या है, प्राइमरी वेव है। और फोकस से प्राइमरी तरंग के बाद जो द्वितीयक, जो सेकंड में हमको देखने को मिलती है तरंग, वह एस तरंग है। फिर है आयाम, जो उसका डिस्ट्रक्शन है, जो उसका इंटेंसिटी है, जो उसका वॉल्यूम है, वो किस तरीके से आ रहा है, उन्हीं को बोलते हैं धरातलीय तरंग। तो धरातलीय तरंग बेसिकली पी और एस वेव का जब वो सतह पर आते हैं, एपिसेंटर पर फील होते हैं, और उसके बाद जब उनका इधर उधर क्या होता है, वह फैलती हैं, तो उसी से जन्म लेती हैं धरातलीय तरंगें, सरफेस वेव, जिसमें रेले वेव और लब वेव प्रमुख हैं। तो वो किसके बाद जन्म लेती हैं,
जब भूकंपी फोकस से अधिकेंद्र पर जो तरंगे हैं पी और एस वेव हैं जब वह पहुंच जाती हैं, उसके बाद इनका अध्ययन होता है। अब पी वेव क्या है? पी वेव को हम समझते हैं, यहीं पर हमको भूकंप वाला जो चैप्टर है हमारा वह भी क्लियर हो जाएगा कि भूकंप वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें प्रमुख हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। पी तरंग, जिसको प्राइमरी वेव से भी बोलते हैं, यह क्या होती है? अत्यंत तीव्र गति की होती है और इसकी औसत जो गति होती है वह होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी गति होती है। फोकस से अधिकेंद्र पे, मैंने जो बोला आपको, जो फोकस है, फोकस से एपिसेंटर पे पहुंचने वाली यह पहली तरंग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव से बोलते हैं। प्राइमरी वेव से बेसिकली ध्वनि तरंग या अनुदैर्ध्य, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, वह इस प्रकार की होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली वह वेव होती है जो पदार्थ की सभी अवस्थाओं से, सभी माध्यमों से, ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यमों से जो गमन करती है, ऐसी को बोलते हैं हम कौन सी तरंग? लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग या ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस से होकर गुजरती हैं। हालांकि तरल में क्या होती है? इनकी जो गति होती है वह कम हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखो, बेसिकली यह ऐसे चलती है, यह तरंग आगे पीछे करके चलती है। ठीक है, आगे पीछे करके तरंग चलते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कहीं पे आपको ये जो लाइनें हैं यह बहुत नज़दीक दिख रही हैं और कहीं पे ये लाइनों में आपको ज़्यादा गैप दिख रहा है। तो कहीं पर आपको कंप्रेशन दिख रहा है, कहीं पर आपको डायलिटेशन दिख रहा है। सो कंप्रेशन का मतलब है यही, जो आगे तरंग ने आगे गई फिर इसको पीछे धकेला, तो यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है। जब तरंग आगे धकेले तो इसी को हम बोल रहे हैं डिलेटेशन। ठीक है, तो यह इस तरीके की कंडीशन है। तो यह है प्राइमरी वेव्स। फिर है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव क्या होता है? इसको ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं और इसकी जो औसत गति होती है वो होती है 4 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक। तो यह क्या होती है? अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। अब अनुप्रस्थ क्या है? जो ऐसे चलती है, अप डाउन जो चलती है। तो अप डाउन लंबवत गति होती है बेसिकली एस वेव की। तो लंबवत गति होने की वजह से क्या है? ऊपर नीचे चलती है, यह ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है और नीचे आती है। तो इस जो है ऊपर नीचे जाने की वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यह ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो यह कंडीशन आपको एस वेव में देखने को मिलेगी। यह ऊपर नीचे जाने की वजह से ही यह क्या होता है? पदार्थ की सभी अवस्थाओं से गमन नहीं कर पाता है और तरल अवस्था में यह नहीं गमन करती है। कौन सी? एस वेव। तो इसी से हमको यह पता लगा कि पृथ्वी का एक भाग ऐसा भी है जो किस अवस्था में है? जो तरल अवस्था में है। तो पृथ्वी का वह भाग जो तरल अवस्था में है, जिसको मेंटिल बोल रहे थे या आउटर कोर बोल रहे थे, तो वह किससे पता लगा? एस वेव्स की सिस्मोग्राफिक अध्ययन से ही पता लगा। इसी विशेषता के आधार पर, जब इसकी जो विशेषता है कि यह तरल अवस्था में गमन नहीं करती है, इसी विशेषता के आधार पर जो भूगर्भ शास्त्री थे, जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं पर ऐसी स्थिति भी है जो किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है, या जो ऐसी अवस्था में है जहाँ पर यह वेव गमन नहीं कर रही है। इसके बाद है एल वेव या रैले वेव, लब वेव या रैले वेव जिनको हम बोल रहे हैं। तो इसे धरातलीय तरंग या लब वेव या रैले वेव भी कहते हैं। इनकी जो औसत गति होती है वो 3 से 3.5 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ये भी दोनों तरीके के होते हैं, अनुदैर्ध्य भी और अनुप्रस्थित भी। तो यह दोनों तरह की होती हैं, आगे पीछे इस तरीके से भी चलती हैं, आगे पीछे भी, और इस तरीके से भी चलती हैं, ऊपर नीचे। लंबवत और क्षैतिज गति दोनों होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? यह पदार्थ के सभी माध्यम, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं। तो लब वेव आप लोगों को देख रहे होंगे कि लब वेव कैसे चल रही है? आगे ऊपर नीचे चल रही है, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और जो रेले वेव है वह क्या होती है, बेसिकली है चक्रीय अवस्था में घूमने लगती है, कि आगे पीछे भी जाती है और ऊपर नीचे भी जाती है। तो यह एक चक्र के आधार हिसाब से इस तरीके से चक्रीय अवस्था में घूमने लगती है। तो हमको अब देखने को मिलता है कि जो महाद्वीप हैं ग्रेनाइटों से बने, ग्रेनाइट निर्मित चट्टानें हैं, और जो महासागर हैं, महासागरों की जो तली है वह बेसाल्ट से बनी है। तो हमको यह देखने को मिलता है कि जो लब वेव है और जो रेले वेव है, लब वेव और रेले वेव ग्रेनाइट चट्टानों में इनकी गति कम होती है, जबकि जो बेसाल्ट से निर्मित चट्टानें हैं इसमें इनकी गति क्या होती है, अधिक होती है। तो इससे हमको पता लगता है कि फिर जो महासागरीय भूपटल, जो महासागरीय तली है, वहाँ पे भी इनकी जो गति है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसी का एक अगला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं सिस्मिक शैडो जोन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, जब सिस्मोग्राफिक अध्ययन चल रहा होता है तो उससे क्या होता है, भूकंपीय तरंगों को हम अभिलेखन कर रहे हैं, हम भूकंपीय तरंगों के बारे में जान रहे होते हैं किस तरीके से तरंगें गति कर रही हैं। लेकिन भूकंपीय तरंगों का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमको पता लगता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र यह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती। इसी को बोलते हैं सिस्मिक शैडो जोन। मीन्स ऐसे क्षेत्र जो भूकंपीय छाया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं की जाती है। मीन्स सिस्मोग्राफिक अध्ययन के दौरान जहां पर कोई भी तरंग हमको देखने को नहीं मिल रही है, ना इधर हमको पी वेव दिख रही है नॉर हमको एस वेव दिख रही है, जब दोनों में से कोई भी वेव हमको देखने के लिए नहीं मिल रही है तो इसी को हम बोलते हैं सिस्मिक शैडो जोन। तो सिस्मिक शैडो जोन में आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में, देखिए ये दो फिगर दिए गए हैं हमको। एक फिगर है हमारे पास, यह है एस वेव के लिए। एस वेव में यह है क्वेक जहाँ पर फोकस है, फोकस से क्या हुआ, जब हमने देखा गहराई की ओर जा रही हैं जो ये तरंगें जब गहराई की ओर जा रही थी तो ये क्या हुई, 103 डिग्री पर डिफ्लेक्शन हो गया इन पे। 103 डिग्री का एक कोण था जहाँ पे तरंगें क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे हमको यह पता लगा कि यहाँ पे एक अब ऐसा कोई जोन आ चुका है आउटर कोर पे बेसिकली, तो वहाँ पे हमको पता लगा कि ऐसा जोन आ चुका है जो कैसा है, तरल अवस्था में है। क्योंकि एस वेव्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यही है कि यह तरल में गमन नहीं करती है। तो तरल में गमन नहीं करने पे यह क्या होती है, 103 डिग्री के कोण पे डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी 103 डिग्री के कोण के डिफ्लेक्शन से हमको पता लगता है कि जो कोर का जो आउटर कोर है, जो आउटर कोर है वह कैसा है, लिक्विड अवस्था में है। यह किससे पता लग रहा है, एस वेव के तरंगों में होने वाले डिफ्लेक्शन की वजह से हमको पता लग रहा है कि पृथ्वी के आउटर कोर किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है 103 डिग्री से 103 डिग्री का 154 डिग्री का, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो क्या होता है, जहाँ पे एस वेव्स कभी भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसी को बोलते हैं शैडो जोन। ठीक है, बहुत सारे बार यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है या अदर एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया, नेट एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एस तरंगें हैं, एस तरंगों का शैडो जोन कितने डिग्री का है, या एस तरंगें कितने डिग्री के डिफ्लेक्शन पे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमको कितने डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, हमको कितना पता है, 103 डिग्री के। अगर हमको पूछेंगे कि एस वेव का शैडो जोन कितना है तो 103 प्लस 103 ये कितना हो जाएगा, 206 डिग्री। तो 360 में से अगर आप 206 को माइनस करेंगे तो 206 को अगर आप जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कि 154 डिग्री का एक क्षेत्र है जहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिल रही है कि यही क्या है, भूकंपीय छाया क्षेत्र है। किसके लिए, एस वेव के लिए। अब हम बात करते हैं पी वेव के लिए। पी वेव क्या होता है, बेसिकली पी वेव में क्या होता है, जब फोकस से गहराई की तरफ जा रही होती हैं
तो एक ऐसा जोन आता है जहाँ से ये सडन से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इसकी गति मंद हो जाती है। तो जब इसकी गति मंद होने लगती है तो इससे पता लगता है कि यहाँ की गहराई में कुछ ऐसा है जहाँ पे कौन सी अवस्था आ चुकी है, तरल अवस्था आ चुकी है, क्योंकि हमको पता है कि पी वेव से भी तरल अवस्था में उसकी गति कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, यह सीधे ऐसे आ रही थी, यह ऐसे आ रही थी, तो यहाँ पे ये क्या हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। जैसे ही तरल मिला वहाँ पे यह डिफ्लेक्ट हो गई है और बाद में जाके फिर नीचे जाके मिल गई। तो 142 डिग्री के कोण पे यह क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सब फोकस से नीचे जाते हुए 142 डिग्री पे यह क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। 142 डिग्री 142 डिग्री पे तो डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। और 103 पर डिफ्लेक्शन किसका हुआ है, एस वेव का। तो जो पी वेव के लिए शैडो जोन होता है वह होता है 103 से 142 डिग्री का यह जो क्षेत्र है, यही क्या है, पी वेव का शैडो जोन है। ठीक है, तो यह कितना होगा, बेसिकली आप लोग इसको करिए 142 माइनस 103। तो यह जो डिफ्लेक्शन है वो होता है 39 डिग्री का। ठीक है, तो यह शैडो जोन जो है किसका, पी वेव का, यह है 39 डिग्री का शैडो जोन। दोनों ओर 39 डिग्री का शैडो जोन होता है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में या फिर अदर एग्जामिनेशन में कि पी वेव और एस वेव के बीच का जो कोण है वह, या जो डिफ्लेक्शन है, या जो जिसको हम बोलेंगे पी का शैडो जोन, वह कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में होता है। 142 डिग्री के बीच में होता है। अगर इसके वैल्यू पूछेगा तो यह इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो है 39 डिग्री। तो ये है सिस्मिक शैडो जोन। इसी से आगे अगर हम बात करें तो अब है हमारे पास देखने को मिलता है कि जो टाइप ऑफ अर्थक्वेक हैं वह कितने टाइप के अर्थक्वेक हैं। ठीक है, जो भूकंप के प्रकार हैं वह कितने प्रकार के भूकंप है। तो भूकंप बेसिकली 4-5 तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक में क्या होता है कि टेक्टोनिक में जैसे दो प्लेटें एक दूसरे के पास है, या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गई, दो प्लेट एक दूसरे से ट्रांसफर से इस तरीके से आमने सामने निकल गई, तो यह कौन सी गति है जब आ रही हैं एक दूसरे के पास, यह है अभिसारी गति। जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यह है अपसारी गति। तो और जब एक दूसरे के आसपास से निकल जा रही हैं यह है संरक्षी गति। तो इन गतियों के आधार पर जो भूकंप हमको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे भी भूकंप आएगा, जिसको बेनी ऑफ जोन बोला जाता है। ठीक है, बेनी ऑफ जोन जिसको बोला जाता है, तो यहाँ पे भूकंप होगा। जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहाँ पे क्रैकिंग आएगी चट्टान में, तो क्रैकिंग के दौरान भी भूकंप हमको फील होगा। जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से ऐसे रगड़ते हुए जाएंगी तो वहाँ पे भी बेनी ऑफ जोन बनेगा और वहाँ पे भी भूकंप हमको फील होगा। तो पहला भूकंप मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, मीन्स जो भी विवर्तनिक गतिविधियां हैं पृथ्वी की सतह पर, जो भी विवर्तनिक गतिविधियां या टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, बेसिकली वही 3 एक्टिविटीज, अपसारी गति, अभिसारी गति और संरक्षी गति, उनसे जो भी भूकंप वहाँ पे हमको फील हो रहा है उसी को बोलते हैं टेक्टोनिक भूकंप। दूसरा क्या है, जिस दूसरे को बोल रहे हैं ज्वालामुखी जन्य या वॉल्केनिक। ठीक है, तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है, जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जब किसी क्षेत्र में वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है और यह मैग्मा जब सतह को क्या करेगा, तोड़ेगा, तो सबसे पहले सतह पर टकराएगा। तो टकराते हुए यह क्या करेगा, इस क्षेत्र में हमको फील होगा कि यहाँ पे कुछ झटका लगा है। तो इसी झटके से को ही क्या बोल रहे हैं, भूकंप। मीन्स पृथ्वी की सतह का कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप। तो ज्वालामुखी आने पर भी, ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं या फिर जो दूसरे तरीके के ज्वालामुखी हैं,
उनसे यह कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो दो तरीके के ज्वालामुखी उद्गार होते हैं बेसिकली, एक होता है दरारी उद्गार, ठीक है, दरारी उद्गार, और एक होता है केंद्रीय उद्गार। तो जो दरारी उद्गार होता है बेसिकली यह एक क्रैकिंग होता है, यहाँ पे इस तरीके से होते रहता है, वहाँ पे निकलते रहता है मैग्मा बाहर। लेकिन जो केंद्रीय उद्गार होता है यह बेसिकली विस्फोटक होता है। ठीक है, विस्फोटक अंदाज में होता है, तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। एक आप लोग सुन रहे होंगे कोलैप्स अर्थक्वेक, या जिसको नियात भूकंप कहते हैं। नियात भूकंप क्या होता है बेसिकली, खनन क्षेत्र होता है, जो भी कहीं पे माइनिंग एरिया होती है, यह जैसे कोई माइनिंग एरिया है किसी क्षेत्र में, तो माइनिंग एरिया में यह एक हमने खनन करते करते क्या हुआ, यह खनन करते करते अंदर की तरफ चले गए लोग, और यहाँ बाहर की सतह ऐसे ही है अभी तक, यह नहीं खुदी है, और यह अंदर वाली स्थिति इस तरीके से है। तो जब क्या होता है, यह छत है जो ये इससे गिर जाती है नीचे, कोलैप्स हो जाती है। तो कोलैप्स होने की वजह से अत्यधिक खनन कार्यों के दौरान जब कोलैप्स होता है तो इससे क्या होते हैं, झटके महसूस होते हैं, तो इसी को बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, या जिसको नियात अर्थक्वेक बोलते हैं। तो जो पिछली बार यहाँ पे इसी तरीके की जब एक टनल खोदी जा रही थी, सिलक्यारा टनल, जिसको जो उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल में इसी तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिली थी। हालांकि वह खनन वाली नहीं थी, लेकिन वह क्या थी, वह भी होने को एक टनल ही थी, जिसमें खोदते खोदते अंदर की चले गए थे और ऊपर की चट्टान नीचे गिर गई थी। ठीक है, जिससे यहाँ पे जो फील हुआ होगा, जो भी झटका फील हुआ होगा, वही क्या कहलाता है, कोलास्प। ठीक है, कोलैप्स अर्थक्वेक कहलाता है। एक होता है अब विस्फोटक भूकंप जिसको बोलते हैं, या एक्सप्लोजिशन वाला जो भूकंप है। इसमें क्या होता है, जब कहीं पे रासायनिक विस्फोट होते हैं तो उससे जो कंपन भूमि में उत्पन्न होता है या जो झटके महसूस होते हैं, उसी को बोलते हैं विस्फोटक भूकंप। कभी कभी क्या होता है, कहीं पर रिजर्वायर होते हैं, वाटर रिजर्वायर हैं, बहुत बड़े जल बांध हैं, उनसे क्या होता है, भूकंप कभी कभी फील होता है कि उस पानी में कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे उसका आसपास का एरिया हल्का झटके महसूस करता है, तो इसी को बोलते हैं बांध जनित भूकंप। तो होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि जो सिस्मोग्राफिक अध्ययन था, उस सिस्मोग्राफिक अध्ययन से हमें किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगता है, कि वह एक किस तरीके से अप्रत्यक्ष सोर्स के रूप में हमको बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस किस तरीके की कंडीशन है, वह हमको वैसा ही ज्वालामुखी क्रिया से हमको पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहीं ना कहीं तरल या फिर अर्ध तरल अवस्थाएं हमको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है फिर अब आधुनिक मत। आधुनिक मत का मतलब है जो भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या बात की, किस तरीके से बात की, तो इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया। सबसे ऊपरी परत को इन्होंने क्रस्ट बोला, उसके बाद के आंतरिक परत को इन्होंने मेंटल बोला, और फिर जो लास्ट परत है उसको इन्होंने कोर बोला, जिसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की कंडीशन आधुनिक मत में देखने को मिलती है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि क्या बात हुई। अब देखिए, जो सबसे पहले ऊपर क्रस्ट पटल है, इसकी इन्होंने जो गहराई है, उस गहराई को इन्होंने बोला कि लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, क्रस्ट पटल है। हालांकि इसकी गहराई महाद्वीपों में अधिक और महासागरों में कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो महाद्वीपीय जो परत है, तो वो महाद्वीपीय परत क्या है, मोटी परत है, जिसकी वजह से यह हमको क्या दिखती है कि महाद्वीपों के ऊपर इसकी मोटाई अधिक है क्रस्ट की, और महासागरों के ऊपर इसकी मोटाई क्या है, कम है। तो जो क्रस्ट परत है बेसिकली भूपटल जिसको बोलते हैं, भूपटल की जो अवस्था है वह है ठोस अवस्था। तो इसको ठोस अवस्था में स्वीकारा और बोला इसमें क्या है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है।
ठीक है। सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से निर्मित ग्रेनाइट और बेसाल्ट की यह चट्टान है जिसको भूपटल कहा, और इसका जो घनत्व बोला वह बोला 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका घनत्व स्वीकारा। उसके बाद 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की एक परत को इन्होंने बोला कि यहाँ एक परत मिल रही है, इस परत को इन्होंने बोला मेंटल, या इसी को प्रावार भी बोला। तो इसी मेंटल में देखने को मिला कि एक अलग तरीके की परत, जहाँ हमको 100 से 200 किलोमीटर के बीच एक हमको अलग तरीके की परत देखने को मिलती है, दैट नोन एज प्लास्टिक एस्थेनोस्फेयर, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल। इसको इन्होंने बोला कि यह सेमी लिक्विड अवस्था में है, जबकि संपूर्ण मेंटल को इन्होंने बोला यह ठोस अवस्था में है। ठीक है, संपूर्ण मेंटल की अगर हम बात करें 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच की अगर हम बात करें, तो इसमें इन्होंने बोला यह किस अवस्था में है, भूपटल यह जो मेंटल है यह ठोस अवस्था में है। लेकिन यहीं पे इन्होंने बोला कि एक 100 से 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के बीच के आसपास का एक क्षेत्र है जो किस अवस्था में है, अर्धतरल अवस्था में। यह अर्धतरलता क्यों है, क्योंकि गहराई पे जाने पे तापमान में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, और वृद्धि होने की दर कितनी थी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। तो यह क्यों हो रही थी तापमान में वृद्धि, दो कारण थे, एक तो था दबाव और दूसरा था रेडियो सक्रिय पदार्थों के में जो क्या था, इनमें विखंडन हो रहा था। इसके बाद 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर का इन्होंने एक जोन बताया, बोला यह एक जोन है जो आउटर कोर है, और इस आउटर कोर को इन्होंने बोला कि यह लिक्विड अवस्था में है, यह तरल अवस्था में है। ठीक है, इसी पे 2900 डिग्री से ही क्या हो जाती हैं, एस तरंगें डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे यह जो अगला जोन होता है कितने डिग्री का, 154 डिग्री का यह जो जोन था यह क्या हो गया था, एस वेव के लिए शैडो जोन हो गया था। इसी से जस्ट पहले हमने इस पे बात की, और इसी अवस्था पे आके जो पी वेव है वो भी क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और यह कितने डिग्री पर डिफ्लेक्ट होती हैं, 142 डिग्री पे। और ये एस वेव कितने पर डिफ्लेक्ट हुई थी, 103 डिग्री पे, दोनों ओर 103 डिग्री पे, और यह कितने पे हो रही है, 142 डिग्री पे डिफ्लेक्शन इसमें भी देखने को मिल रहा था। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि जो आउटर कोर है उसकी स्थिति किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। 5150 से 6371 किलोमीटर का यह जोन था, जिसको इन्होंने फिर कोर बोला या फिर इनर कोर बोला, और यह किस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। तो इन्होंने बोला जो प्रावार है, जो मेंटल है, मेंटल का जो निर्माण हुआ है बेसिकली वो फेरस और मैग्नीशियम की चट्टानों से, बेसाल्ट जिस चट्टान को बोलते हैं उस चट्टान पे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मेंटल परत, और इसका जो औसत घनत्व बताया वह बताया 4.5 से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक। इसके बाद जो आंतरिक परत है, जो कोर परत है, इस परत में बता कि इसमें निकिल और फेरस की अधिकता है, और इसमें जो घनत्व देखने को मिला वह है 11 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर हम पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर है, वह है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यह पृथ्वी का औसत घनत्व है। लेकिन पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो कोर भाग है, उसका घनत्व सर्वाधिक 11 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और जो उसका सबसे बाहर का परत है, जो भूपटल है, भूपटल में जो हमको देखने को मिल रहा है उसका घनत्व वो है 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि भूपटल सबसे ऊपरी परत है जिसकी मोटाई कितनी है, लगभग 33 किलोमीटर। महाद्वीपीय पटल पे इसकी मोटाई अधिक है, लगभग 16 से 40 किलोमीटर। और अगर हम महासागरीय पटल जिसको ओशन बॉटम हम बोले तो वहाँ पे इसकी जो मोटाई है लगभग 5 से 10 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल बेसिकली ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है। और अगर हम महासागरीय भूपटल की बात करें, महासागरीय ओशन बॉटम की बात करें, तो वह बेसाल्ट से निर्मित है। ठीक है, बेसाल्ट से निर्मित का मतलब वह ज्वालामुखीय पदार्थों से या ज्वालामुखी चट्टानों से, ज्वालामुखी लावा या मैग्मा से निर्मित चट्टानें हैं।
भूपटल में घनत्व में विविधता के कारण क्या है, ऊपरी भूपटल और निचला भूपटल, दो भूपटल हैं, तो इस दो भूपटल के बीच में एक असंबद्धता है। ठीक है, असंबद्धता का मतलब है डिसकंटिन्यूटी, मीन्स एक चीज दूसरे से क्यों अलग है। ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कि यह एक ऊपर का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भी दो चीजें, दो इस तरीके की दिख रही हैं। जो ऊपरी परत है इसका कंडीशन अलग है और जो निचली परत है इसकी कंडीशन अलग है। ठीक है, तो इसमें और इसमें भी क्या दिख रहा है, एक डिसकंटिन्यूटी दिख रही है कि जैसा ऊपर वाला है वैसा ही नीचे वाला भी नहीं है। जिस तरीके से ऊपर की चट्टानें हैं इसी तरीके से नीचे की चट्टानें नहीं हैं। तो इसी को क्या बोला, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। और ऊपरी जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है इन दोनों के बीच एक असंबद्धता थी एंड दैट नोन एज कोनार्ड असंबद्धता। उसके बाद क्या था कि जो क्रस्ट पटल है और क्रस्ट पटल और ये है मेंटल। ठीक है, ये है क्रस्ट और ये है मेंटल, इन दोनों के बीच में भी एक क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। और ये डिसकंटिन्यूटी किसके आधार पर हमको देखने को मिल रही है, घनत्व के आधार पर। घनत्व हमको बता रहा है कि यह अगले वाले से क्या है, डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, दैट नोन एज मोहु डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोहवारिक तो आप लोगों को बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो क्या बता रहा है कि क्रस्ट प्लेट जो है या क्रस्ट परत जो है वह मेंटल परत से अलग है। किस आधार पर अलग है, घनत्व के आधार पर अलग है। कैसे हमको इस बात का पता लगा, सिस्मोग्राफिक अध्ययन से हमको इस बात का पता लगा कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से अलग है। क्योंकि जैसे ही घनत्व में डिफरेंसेस आ रहा था, तो मैंने पहले ही बात की थी कि घनत्व के साथ भूकंपीय तरंगों की गति क्या है, सीधा संबंध में है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे भूकंपीय तरंगों की गति भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे गहराई पर हम जाते रहे, जब भूकंपीय सिस्मोग्राफिक अध्ययन होता रहा, तो हमको देखने को मिला कि गहराई पर बढ़ते हुए भूकंपों की, जो भूकंपीय तरंगों की गति है उसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कहाँ तक वृद्धि हुई है, 2900 किलोमीटर तक वृद्धि हुई है, जहाँ तक ठोस परत थी। कहाँ पर कमी देखी गई, 100 से 200 किलोमीटर के जोन पे कमी देखी गई। क्यों देखी गई, क्योंकि यह क्या था, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल था। तो इसी को बोलते हैं LVZ, लोवेस्ट वेलोसिटी जोन। ठीक है, लोअर वेलोसिटी जोन। जो भूकंपीय तरंगों की LVZ एरिया है वह कौन सा एरिया है, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल वाला एरिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, LVZ के नाम से भी जान रहे हैं। इसके बाद है अगली परत, मेंटल परत। मेंटल परत कहाँ है, पृथ्वी के बीच की परत है बेसिकली, और सबसे मोटी परत यही है। कौन सी, मेंटल परत। 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक यह परत देखने को मिल रही है। कौन सी, मेंटल परत। घनत्व में विविधता के कारण यह भी क्या है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में टूटी हुई है। तो 33 किलोमीटर से जब गहराई की ओर जा रहे हैं, कितना, 2900 किलोमीटर तक, तो यहाँ 700 किलोमीटर तक, 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक घनत्व अलग था, और 700 किलोमीटर से 2900 के बीच घनत्व अलग था। तो इसको बोला क्या, ऊपरी मेंटल, और इसको बोला निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल निचले मेंटल से अलग हुआ, किस, कौन सी डिसकंटिन्यूटी थी, रेपिटी। ठीक है, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी से ऊपरी मेंटल निचले मेंटल से क्या हुआ, अलग हुआ। और यह अलग किस आधार पर थे, घनत्व, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ से पता लग रहा था, सिस्मोग्राफिक अध्ययन से। फिर हमने देखा कि 2900 किलोमीटर पे भी एक डिसकंटिन्यूटी हमको देखने को मिली। इसी डिसकंटिन्यूटी का नाम था गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और यह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको अलग कर रही थी, मेंटल को कोर से अलग कर रही थी। ठीक है, कौन, यह गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं कोर के ऊपर। अब कोर क्या है? कोर पृथ्वी का आंतरिक भाग है, सबसे अंदर का भाग है। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर का जो क्षेत्र है यह है कोर परत। अब 2900 की गहराई से 5150 किलोमीटर की गहराई तक, यहाँ तक जो जोन था दैट नोन एज बाह्य कोर। बाह्य कोर, तो यही बाह्य कोर कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में है, क्योंकि 2900 किलोमीटर की गहराई पे एस तरंग क्या है, एस वेव जो है यह डिफ्लेक्ट हो गई और इससे पता लगा कि नीचे कोई तरल परत है, क्योंकि एस वेव तरल में गमन नहीं करती है। किस में गमन करती है? सिर्फ ठोस में गमन करती है। ठीक है, तो एस वेव का डिफ्लेक्शन होना, इससे पता लगा कि 2900 किलोमीटर से 2900 के बाद 2900 से 5150 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र था यह क्या था? बाह्य कोर, जो कैसी अवस्था में था? तरल अवस्था में था। यहाँ पे पी वेव्स भी, जो प्राइमरी वेव्स है वो भी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और उनकी गति एकदम से सडन से कम हो जाती है। तो यह परत, इस बाह्य कोर आंतरिक कोर को 5100 से 6371 किलोमीटर की जो गहराई तक दूसरा जोन है, इन दोनों के बीच भी फिर से एक डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है और यह डिस्कंटिन्यूटी फिर से वही घनत्व के आधार पे, और इस डिस्कंटिन्यूटी का नाम है लेहमैन। ठीक है, क्या नाम है? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो आप लोगों को अगर डिस्कंटिन्यूटी को याद करना है तो इसकी एक ट्रिक है जो आप लोग याद कीजिएगा, को मोहे गुट्टा लेहे। ठीक है, को मोहे गुट्टा लेहे। तो इस को मोरे, मोहे नहीं, को मोरे गुट्टा लेहे, को से कोनार्ड, मो से मोहवारिक, रे से रैपिटी, गुट्टा से गुटेनबर्ग और लेहे से लेहमैन। ठीक है, तो हमको एक सीरीज से हमको दिख रहा है कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी है, फिर मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है और लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी है। आइए इस पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भाग जो हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, पृथ्वी के समस्त आयतन का 5% क्या है? भूपटल है, 83% क्या है? मेंटल है और 17% क्या है? कोर हमको देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं, अगली स्लाइड पे है इस तरीके से। आप देखिए, घनत्व में क्या आ रही है? डिफरेंसेस आ रहा है। गहराई पर जाते हुए घनत्व में बदलाव आ रहा है। सबसे पहले 2.9 है, फिर 3.3, फिर 4.3, 5.5, 10, 11, 13। तो गहराई पर जाते हुए घनत्व में वृद्धि से ही, घनत्व में अंतर से ही हमको क्या देखने को मिल रहे हैं? ये को मोरे गुट्टा लेहे, ये जो डिस्कंटिन्यूटी हैं, ये डिस्कंटिन्यूटी हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले है कौन सी परत? अपर क्रस्ट और मिडिल क्रस्ट के बीच, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है। इसका नाम क्या है? कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। अब अपर लोअर जो निचला भूपटल है वह अपर मेंटल से भी क्या है? डिस्कंटिन्यूअस है, अलग है, दूसरा है, उसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। इसी जो मेंटल परत है, इसी मेंटल परत में 100 से 200 किलोमीटर का यह जो जोन है, जो प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर है, इसी को बोलते हैं LBZ जोन। LBZ का मतलब है लो वेलोसिटी का जोन। तो ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। प्रावार है, यहाँ पे हमको 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच एक परत देखने को मिल रही है और 700 से 29 के बीच एक दूसरी परत देखने को मिल रही है। तो यह जो 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच का परत है, इसी को बोलते हैं अपर मेंटल। अपर मेंटल लोअर मेंटल को 700 किलोमीटर के क्षेत्र पे डिस्कंटिन्यूअस हो रही है और यहाँ है रेपिटी असंबद्धता, इसको बोलते हैं रेपिटी असंबद्धता। इसके बाद 2900 किलोमीटर से
5150 किलोमीटर की गहराई तक एक जोन है जिसको बाह्य कोर बोला, जो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो यह बाह्य कोर को निचला मेंटल कौन अलग करता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता से अलग होता है। और 5150 किलोमीटर पर जाने पर यह बाह्य कोर आंतरिक कोर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जो है लेहमैन असंबद्धता। तो ये सारी असंबद्धताएं थी, कोनार्ड असंबद्धता, मोह असंबद्धता, रेपिटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग, लेहमैन। तो ये सब हमको ये बता रही थी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हुए हमको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सोर्स थे, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, इनको हमने इन डेप्थ पूरा एक एक सोर्स के ऊपर बातें की और समझा कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक दूसरे से अलग है। होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, अगले चैप्टर में, और जो हमारा अगला चैप्टर होगा वह होगा महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, वह किस तरीके से वितरित हुई हैं, और महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, वह किस तरीके से उसने ये बताया है उस सिद्धांत में कि कैसे पूरा जो हमारा एक महाद्वीप था पेंजिया और एक महासागर था पेंथालसा, वो कैसे कैसे अलग हुए हैं समय के साथ। इस बात पर हम अपनी अगले चैप्टर में बात करेंगे एनसीईआरटी के इसी सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।